नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ही हफ्ते के अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा सालों तक राज किया, उसका जो राजनीतिक भविष्य है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। पहला घटनाक्रम हुआ कि पंजाब में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया और सारी संभावनाएं इस तरफ हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव भी लड़ा जा सकता है, जो अब से कुछ ही महीनों बाद है। दूसरा, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कहूँगी कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो है कन्हैया कुमार, जो कि बहुत बेहतरीन वक्ता माने जाते रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, सक्रिय राजनीति में वो आ गए। एक चुनाव भी उन्होंने लड़ लिया, हालांकि वो हार गए, वो चुनाव वो अलग बात है। वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं आधिकारिक रूप से, फॉर्मली। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी, जो कि एक जाना माना दलित चेहरा है, न सिर्फ कि गुजरात की राजनीति के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एमएलए चुने गए हैं गुजरात से, वो भी पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि अभी पूरे तरीके से फॉर्मली इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुने गए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इससे भी एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस पार्टी और मेवानी के बीच, यानी कि दो ये महत्वपूर्ण चेहरे जो कि न सिर्फ कि जो भाजपा की राजनीति है उसके विरोध के चेहरे माने जाते हैं, बल्कि जो एंटी मोदी फेसेस जिन्हें कहा जाए, जो पहले गैर राजनीतिक तरीके से शुरू हुए फिर पूरे तरीके से राजनीतिक बन गए, उन दो महत्वपूर्ण चेहरों को अपने साथ शामिल करके कांग्रेस पार्टी ने ये साफ करने की कोशिश की है कि तमाम तरह के जो सामाजिक, राजनीतिक और जो राजनीतिक टिप्पणीकार खासकर जो समझते हैं कि देश की राजनीति की दिशा वही तय कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती है और देश की तमाम तरह की जो राजनीतिक बुराइयां हैं उनकी जड़ कांग्रेस पार्टी है, उन सब के दबाव को ना मानते हुए जो लगातार इस तरफ कांग्रेस पार्टी को धक्का देते रहे कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए, उन्हें बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना चाहिए, क्योंकि वे समझते हैं कि जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो एक लोकप्रिय एक तरह से एक भावना है, वो ये है कि मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। उसको एक तरह से करारा जवाब देते हुए, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहते हुए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक सेंटरिस्ट पार्टी की उसकी हमेशा की छवि रही पिछले लगातार कई दशकों में, और हमेशा से ये हुआ, हर कुछ साल बाद ये होता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दक्षिणपंथी ताकतें, कांग्रेस के अंदर ही जो एक पूरा ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, जो एक पूरा ताकतें हैं वहाँ, ब्राह्मणवादी ताकतें जो कांग्रेस पार्टी में हैं, वो लगातार खींचती रही हैं उसको कि वो दक्षिण पंथ की तरफ राजनीति करे। और अब तो ये बताया जा रहा है कि उसका सर्वाइवल ही यही है। इस सबको एक तरह से धता बताते हुए, इन तमाम दबावों को, इन दो गैर भाजपा विरोधी और साथ ही मोदी विरोधी चेहरों को जगह देना साफ तौर पे ये बताता है कि गांधी परिवार के जो दो बहन भाई कहलाए जाते हैं, राहुल गांधी खासकर और प्रियंका गांधी, दोनों ने ये फैसला लिया है कि उनकी जो राजनीति है वो एक तरह से वामपंथ की तरफ टर्न कर रही है। कहा भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो इस तरह है जैसे हमारा दिल होता है, यानी थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ, थोड़ा सा वाम की तरफ। वैसी ही राजनीति कांग्रेस पार्टी की कही जाती है, यानी समाजवाद से जुड़ी हुई पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो कमज़ोरों की, गरीबों की बात करती है, ऐसी पार्टी जो अपर कास्ट या अपर क्लास नहीं बल्कि जो गरीब आदमी की बात करती रही है, उस तरह की एक पार्टी के तौर पर पेश हो रही है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये जो दो चेहरे हैं, भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी, इनको 2024 के चुनाव के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि ये स्टार प्रचारकों के तौर पर इस्तेमाल होंगे। खासकर कन्हैया कुमार, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह के वो शानदार वक्ता हैं कि अपने इर्द गिर्द लगातार उनकी भीड़ जम जाती है, जहां वो खड़े हो जाते हैं एक तरह से अमिताभ बच्चन की तरह, वहीं से लाइन शुरू होती है, वहीं से जो है वो पूरी भीड़ जमा हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी रणनीति एक तरह से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचकर इन दोनों को शामिल किया है कि 2024 के लिए वो लोकप्रिय चेहरों को, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जो लोकप्रिय चेहरे हैं उनको सामने रखना चाहेगी। तो क्या ये दो चेहरे, क्या ये कहना एक तरह का एक एग्जैजरेशन होगा, क्या अतिशयोक्ति होगी ये कहना कि सिर्फ इन दो चेहरों को शामिल करके कांग्रेस पार्टी अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदल रही है? तो कन्हैया कुमार, जो 2016 का जो उनका भाषण रहा जेएनयू में, उस भाषण से अचानक वो राष्ट्रीय पटल पर छा गए और उसके बाद से एक तरह से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी भी अगर आप देखिए कि यूट्यूब की व्यूअरशिप को अगर एक पैमाना मान लिया जाए, सिर्फ वायर के प्लेटफॉर्म पर ही मान लिया जाए, तो ये हमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, सुने जाने वाले जो स्पीकर्स हैं भारत में इस वक्त
जो वक्ता हैं उनमें कन्हैया कुमार टॉप 3 में हैं। कन्हैया कुमार का चेहरा हजारों लाखों की भीड़ लाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन क्या ये अच्छे वक्ता होने का जो नतीजा है ये मिलेगा क्या कांग्रेस पार्टी को? क्या ये वक्ता वोट ला पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना लाजमी है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए भी समझना होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होंगे या नुकसानदेह। तो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जो जेएनयू के दिनों की बात है, जबकि उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्बान भट्टाचार्य, इन तीनों को जेल जाना पड़ा, इनके ऊपर राजद्रोह का केस भी लगा और उसके बाद से ये तीनों छा गए। अनिर्बान का कुछ पता नहीं लगा, उसके बाद पब्लिक लाइफ में उनको हमने दोबारा नहीं देखा। लेकिन आज के दिन उमर खालिद भी याद आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने एक साथ सफर की शुरुआत की थी। और आज ये देखिए, इसको भाग्य कहें या उनकी पहचान का खोट, कि कन्हैया कुमार की क्या पहचान है और उमर खालिद की क्या पहचान है। जाहिर है इस दिन याद करना बनता है, जायज़ है। उमर खालिद को याद रखना, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा गुजर चुका है, वो जेल में अपने दिन गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य बन गए हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये भी सवाल अपने आप से पूछा जाना ज़रूरी है कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है, जो भारत का समाज है, क्या उसमें किसी की पहचान, धार्मिक पहचान इतना बड़ा खोट हो सकती है कि वही लोग एक ही ज़मीन और एक ही जड़ से निकले हुए 3 लोगों में, जिसमें से एक ने तय किया कि वो पब्लिक लाइफ में नहीं आएगा, 2 ने ये तय किया कि उनको पब्लिक लाइफ में आना है, एक फिलहाल जेल में है और दूसरा अपने एक बेहतरीन उज्जवल राजनीतिक भविष्य की तरफ देख रहा है। तो ये सवाल अपने आप से पूछा जाना ज़रूरी है। एक तरह से ये दुख की भी घड़ी है कि उमर खालिद के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ। खैर, ये बात किसी और दिन। लेकिन आज इस बात का जिक्र कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैया कुमार को देने के लिए क्या है। एक आइडियोलॉजी के तौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जाहिर है सर्वाइव कर सकती है, थ्राइव कर सकती है, उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। लेकिन 2021 में अगर राजनीतिक या चुनावी भविष्य की तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति ये देखे कि उसका एक बहुत उज्जवल भविष्य होगा। तो आइए बातचीत करते हैं कि कन्हैया कुमार क्या लेकर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के पास क्या कुछ देने के लिए है उन्हें। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आप एक ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार को सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक फिनोमेना की तरह समझने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ आपने आलेख भी लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे आपके वो कई वीडियोस याद आते हैं। एक से ज़्यादा वीडियो आपने सिर्फ वायर के प्लेटफॉर्म पर ही किए हैं। दर्शकों को भी याद होगा अपूर्वानंद की मास्टर क्लास के नाम से एक कार्यक्रम, जो कि बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा डिरेल हो गया। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब आपने एक कार्यक्रम किया कि कन्हैया कुमार कौन है, क्या आपके जहन में ये बात रही कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से शिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी, जो कि कमोबेश एक सेंटरिस्ट पार्टी मानी जाती है आइडियोलॉजी के हिसाब से, क्या आपको लगता है कि इस इब्तिदा की यही इंतहा होनी थी? नहीं, एक तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि जिसको मैंने कहा था कि कन्हैया कुमार संयोगवश बने एक नेता हैं। कन्हैया कुमार ने ऐसा सार्वजनिक जीवन कभी सोचा होगा या नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन यह जीवन उन पर एक तरह से आरोपित कर दिया गया जब उन्हें बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया, उन पर हमला हुआ और उन्हें देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी घोषित करके बदनाम कर दिया गया चारों तरफ। तो कन्हैया के पास चारा नहीं था कि वे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन अपनाएं। उसके पहले वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अलावा कन्हैया कुमार को कोई जानता नहीं था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन कन्हैया की वक्तृत्व कला के चलते वे छात्र संघ के अध्यक्ष हुए थे। तो सिर्फ इस वजह से कन्हैया कुमार की ख्याति परिसर के भीतर थी, परिसर के बाहर वे नहीं जाने जाते थे। और वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे। लेकिन कन्हैया कुमार की उसके बाद की यात्रा को जो भी देखता है, और मुख्य रूप से वह एक वक्ता की यात्रा है, क्योंकि वे एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में उभरे। तो मैं उन्हें नेता भी नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि वे एक वक्ता हैं, क्योंकि नेता को उससे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जब आप सार्वजनिक वक्ता के रूप में उभरते हैं तो आप एक जनतांत्रिक परिवेश में काम करते हैं, और यह संसदीय जनतांत्रिक परिवेश है। यह बिल्कुल इत्तेफाक की बात थी कि वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी हो सकते थे या राष्ट्रीय जनता दल के भी सदस्य हो सकते थे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कन्हैया के चरित्र में। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इब्तदा वो थी और अब यहाँ आकर पहुंचे हैं, आगाज ये था और अंजाम ये है। मैं ये कहूंगा कि यह एक यात्रा थी, यात्रा है, और यह कन्हैया के लिए बहुत स्वाभाविक है।
मुझे कोई अंतर दिखलाई नहीं पड़ता। स्वाभाविक है और आप ये कह रहे हैं कि ये इंतहा नहीं है या ये अंजाम नहीं है, इससे आगे सिर्फ एक सफ़र है और इसकी मंजिल अलग अलग हो सकती है। अच्छी बात आपने कही। इससे पहले कि मैं कन्हैया कुमार, उनका राजनीतिक भविष्य, क्योंकि देखिए ये समझना होगा कि आज एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट लीडर जिसने कोई इलेक्शन अभी तक नहीं जीता है, उसके बारे में एक पूरी चर्चा को हम आयोजित कर रहे हैं, हम और आप ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों वो व्यक्ति इतना अहम हो गया है? इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, मैं कांग्रेस पार्टी पर आपसे एक जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। पिछले 7 साल में लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये दबाव रहा, खासकर वहाँ जो उच्च जातियों का भी एक जो दबाव है। कई बार ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस पार्टी इज़ द ओरिजिनल ब्राह्मणिकल पार्टी, जो कि जिसके ऊपर खुद एक खास समुदाय का कब्जा रहा है। ऐसे में लगातार हिंदुत्व की राजनीति की तरफ कांग्रेस पार्टी को फेंकने की या धक्का देने की कोशिश हुई। ऐसे में ये एक फैसला कि जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार दोनों का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पंजाब में ही इसी एक हफ्ते में दोनों घटनाक्रम हुए हैं, पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना। क्या आपको लगता है कि यही कांग्रेस पार्टी की ओरिजिनल पॉलिटिक्स है, जिसमें जो दबाव है वो उनकी तरफ, दक्षिण पंथ की तरफ फेंकने की तरफ हो रहा है, लेकिन वो मध्य मार्ग से अब वामपंथ की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प है कि भारत में दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना या गरीबों को न्याय देना, वंचितों को न्याय देना, इसको वामपंथ की तरफ झुकना कहा जाता है, जो कि एक तरह से सही भी है और इसको आश्चर्यजनक माना जाता है। कांग्रेस में हमेशा से तनाव रहा है। अगर कांग्रेस की स्थापना के बाद से अब तक देखें, कांग्रेस एक बहुत बड़ा मंच बना रहा है जिसमें दक्षिणपंथी बहुत बड़ी तादाद में रहे हैं और वे आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी थे, आज़ादी के आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान के दौरान भी रहे हैं। तो दक्षिणपंथ और वामपंथ का संघर्ष कांग्रेस में लगातार चलता रहा है। अभी जो ये फैसला हुआ है, यानी कन्हैया और जिग्नेश मेवानी को शामिल करने का, मैं इसे कांग्रेस का एक बहुत बहादुरी भरा फैसला मानता हूं। और ये इसलिए कि कांग्रेस पर दबाव बहुत ज्यादा है, जिसको आप कहते हैं हिंदुत्ववादी दबाव बहुत अधिक है। कांग्रेस के भीतर के नेता भी बहुत घबराए हुए हैं कि हिंदू आखिर क्या सोचेंगे। कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कहा जाता रहा है और कल से यह प्रचार परसों से शुरू हो गया है। वैसे में कांग्रेस का नेतृत्व कन्हैया कुमार को सदस्य बनाना चाहता है या जिग्नेश मेवानी को, इसको मैं राजनीतिक वीरता मानता हूं, राजनीतिक साहस मानता हूं। यह कांग्रेस ने दिखलाया है और कांग्रेस को जो पीछे खींचा जा रहा है हिंदुत्ववादी शक्तियों के द्वारा, कांग्रेस उससे निकलने की कोशिश कर रही है। जैसे असम में जो अभी हमला हुआ और हत्याएं हुई, मुसलमान काश्तकारों की हत्याएं हुई, उनके खिलाफ कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन किया। असम में कई कांग्रेसी इसे उचित नहीं मान रहे थे, फिर भी कांग्रेस ने यह किया और आवाज उठाई। राहुल गांधी ने भी बहुत साफ न कहते हुए भी उसकी बात की। तो मैं यह मानता हूं कि यह एक प्रयास है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए, इस साहस की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो संसदीय राजनीतिक दल हैं वे इस हिंदू दबाव के आगे झुक जाते हैं या हिंदुत्ववादी दबाव के आगे झुक जाते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे अपूर्वानंद जी पूछना चाहती हूँ कि कन्हैया कुमार अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं? एक अच्छे वक्ता हैं वो, ये बात तो सच है, लेकिन आपने कहा उन्हें नेता बनने में वक्त लगेगा और खासकर बड़ी ही उनकी ज़बरदस्त हार भी हुई, जो एक ही चुनाव उन्होंने लड़ा उसके बाद। जैसा मैंने कहा कि वे बहुत ही लोकप्रिय वक्ता हैं, वाक चातुर्य उनमें है, हास्य पूर्ण ढंग से वे बात करते हैं, लेकिन एक मजेदार वक्ता होने से आगे उनको निकलना होगा। उनको जमीन पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जो आम तौर पर आजकल के नेता नहीं करते हैं। तो नेता होने का मतलब, राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब लोगों से जुड़ना है, लोगों के बीच रहना है, आंदोलन खड़े करना है। क्योंकि आप विरोध की, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो आपको आंदोलन खड़ा करना है, आपको किसी एक जगह टिकना होगा। जैसे गांधी चंपारण में टिके थे, बहुत सारे लोग एक जगह जाके टिक गए थे। वे इस लोभ में नहीं पड़े थे कि क्या मैं राष्ट्रीय नेता हूं कि नहीं, एक स्थानीय मुद्दा भी है, आप टिक कर वहां काम कर सकते हैं कि नहीं। इस मेहनत की बहुत जरूरत है। तो इस लोभ से खुद को बचाना कि हमेशा राष्ट्र के निगाह में वो है कि नहीं, और एक जगह पे टिकना,
यह कन्हैया कर पाएंगे कि नहीं, यह अभी हमें देखना है। इसलिए मैंने कहा कि एक लोकप्रिय चतुर वक्ता से आगे निकलकर एक मेहनती, ईमानदार सार्वजनिक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसमें नैतिक स्पष्टता हो और नैतिक रीढ़ की हड्डी हो, इसकी जरूरत होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस चर्चा में भाग लेने द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।